अध्याय 4 खेल चैंपियन की मानसिकता। खेल चैंपियन की मानसिकता। खेल में हर व्यक्ति प्रतिभा में यकीन करता है, विशेषज्ञ भी, या खासतौर पर विशेषज्ञ ही। वास्तव में खेल ही वह क्षेत्र है जहां से नैसर्गिक प्रतिभा का विचार आया है। एक ऐसा व्यक्ति जो खिलाड़ी जैसा दिखता है, खिलाड़ी जैसा चलता है और खिलाड़ी होता है, और वह सब बिना किसी कोशिश के। नैसर्गिक प्रतिभा में यह विश्वास इतना ज़्यादा कि कई स्काउट और कोच तो सिर्फ नैसर्गिक प्रतिभा के धनी खिलाड़ियों की ही तलाश करते हैं और टीम में उन्हें भारी धनराशि में खरीदने के लिए एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा करती है। बिली बीन नैसर्गिक प्रतिभा के धनी थे। हर व्यक्ति सहमत था कि वे अगले बेब रुथ है, लेकिन बिली बीन में एक चीज़ की कमी थी, चैंपियन की मानसिकता की कमी थी। जैसा माइकल लुइस हमें मनीबॉल में बताते हैं, बीन हाई स्कूल में बास्केटबॉल टीम के सर्वोच्च स्कोर थे, फुटबॉल टीम के क्वार्टरबैक थे, बेसबॉल टीम के सर्वश्रेष्ठ हिटर थे, देश की सबसे मुश्किल लीगों में से एक में 500 का बैटिंग स्कोर रखते थे। उनकी नैसर्गिक प्रतिभा बहुत वास्तविक थी, लेकिन जिस पल चीज़ें गड़बड़ होने लगी, बिन बहानों की तलाश करने लगे। बात बस यह नहीं थी कि उन्हें असफल होना पसंद नहीं था। बात तो यह थी कि जैसे उन्हें यह नहीं पता हो कि असफल कैसे होना है। जब बेसबॉल में माइनर लीग से मेजर लीग में पहुंचे तो परिस्थितियां और बिगड़ गई। हर बार की बैटिंग एक दुखद स्वप्न बन गई, अपमान का एक और अवसर, और हर बार खराब बैटिंग के बाद वे बिखरते चले गए। जैसा एक स्काउटर ने कहा, बिली की राय यह थी कि उन्हें कभी आउट की नहीं होना चाहिए। जाना पहचाना लगता है। क्या बिन ने सृजनात्मक तरीकों से अपनी समस्याओं को दुरुस्त करने की कोशिश की? नहीं, जाहिर है नहीं, क्योंकि उनकी कहानी निश्चित मानसिकता की कहानी है। नैसर्गिक प्रतिभा होने पर इंसान को कोशिश की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। कोशिश उन्हें करनी चाहिए जो कम प्रतिभाशाली होते हैं। नैसर्गिक प्रतिभा मदद नहीं मांगती है, यह खुद को कमज़ोर मानने की निशानी होती है। संक्षेप में, नैसर्गिक प्रतिभाशाली व्यक्ति अपनी कमियों का विश्लेषण नहीं करता और उन्हें दूर करने के लिए कोचिंग या अभ्यास का सहारा नहीं लेता। कमियों का विचार ही डरावना होता है। माइनर और मेजर लीग में बीन के साथ लेनी डाइक्रस्टा नामक एक खिलाड़ी खेलता था। डाइक्रस्टा में बीन की शारीरिक प्रतिभा या नैसर्गिक योग्यता का अंश भी नहीं था, लेकिन बीन उन्हें श्रद्धा से देखते थे। जैसा बीन ने बाद में वर्णन किया, वह असफलता के बारे में सोचता तक नहीं था और मैं इसके विपरीत था। बीन आगे कहते हैं, मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि बेसबॉल खिलाड़ी कैसा होता है, और मैं देख सकता था कि यह मेरे जैसा नहीं होता, यह लेनी जैसा होता है। जब उन्होंने देखा, सुना और इस पर विचार किया तो बीन को समझ आया कि मानसिकता प्रतिभा से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और इसके बाद जल्द ही जिस समूह ने स्काउटिंग और प्रबंधन की एक क्रांतिकारी रूप से नई नीति की पहल की, उसके हिस्से के रूप में वे यह विश्वास करने लगे कि रन बनाना बेसबॉल का पूरा मकसद प्रतिभा से ज़्यादा प्रक्रिया से ताल्लुक़ रखता था। इस जानकारी से लैस होकर ऑकलैंड एथलेटिक के जनरल मैनेजर बीन की टीम ने 2002 में लगातार 103 मैच जीती, डिवीज़न चैंपियनशिप जीती और लगातार जीतों के अमेरिकन
लीग के रिकॉर्ड को तोड़ने के करीब पहुंच गई। मज़े की बात यह थी कि खिलाड़ियों को दिए जाने वाले वेतनमान से टीम बेसबॉल में नीचे से दूसरे स्थान पर थी। वे प्रतिभा को नहीं खरीदते थे, वे तो मानसिकता को खरीदते थे। नैसर्गिक प्रतिभा का विचार कभी आपको यह दिखाती है, अभी नहीं दिखती। अभी आपको यह दिखाती है, अभी नहीं दिखती। शारीरिक उपहार बौद्धिक उपहार जैसा नहीं होता। यह दिखता है आकार, बनावट, स्फूर्ति, ये सभी चीज़ें दिखाई देती है। अभ्यास और प्रशिक्षण भी दिखाई देते हैं और इनसे उत्पन्न होने वाले परिणाम भी दिखाई देते हैं। आप सोचेंगे कि इससे नैसर्गिक प्रतिभा की भ्रांति दूर हो जाएगी। आप 5 फुट 3 इंच के मक्सी बोन्स को एनबीन बास्केटबॉल खेलते देख सकते हैं और डग फ्लूटी को भी, जो न्यू इंग्लैंड पेट्रियट्स तथा सैन डिएगो चार्जर्स की तरफ से खेलने वाले थे। क्वार्टरबैक थे। आप एक हाथ वाले बेसबॉल खिलाड़ी पी ग्रे को देख सकते हैं, जिन्होंने मेजर लीग तक जगह बनाई। आप सारे समय के महानतम गोल्फ खिलाड़ियों में से एक बेन हॉगन को देख सकते हैं, जिनमें लालित्य का पूर्ण अभाव था। आप महान धावक ग्लेन कनिंघम को देख सकते हैं, जो बुरी तरह जल गए थे और जिनके पैर तबाह हो गए थे। लैरी बर्ग और फुर्ती का उनका अभाव। आप छोटे या लालित्य रहित या अपाहिज लोगों को भी देख सकते हैं, जो इनमें से कामयाब हुए, और उन ईश्वर दृश्य व्यक्तियों को भी जो कामयाब नहीं हो पाए। क्या इससे लोगों को कुछ नहीं सीखना चाहिए? नैसर्गिक प्रतिभा को पहचानने के लिए बॉक्सिंग विशेषज्ञ शारीरिक पैमानों पर भरोसा करते थे, जिन्हें टेप की कहानियाँ कहा जाता है। इनमें मुक्केबाज के मुक्के पहुँच, सीने का फुलाव और वजन के पैमाने शामिल थे। मोहम्मद अली इन पैमानों पर नाकाम रहे। उनमें नैसर्गिक प्रतिभा नहीं थी, उनमें बेहतरीन गति थी, लेकिन उनका शरीर बेहतरीन मुक्केबाज जैसा नहीं था। उनमें शक्ति नहीं थी और उनके पास शास्त्रीय पैतरे नहीं थे। वास्तव में वे गलत तरीके से बॉक्सिंग करते थे। वे अपनी बाह और कहानियों से मुक्कों को नहीं रोकते थे। वे किसी नौसिखिए की तरह लगातार मुक्के बरसाते थे। वे अपने जबड़े को खुला रखते थे। वे आने वाले मुक्के के प्रभाव से बचने के लिए अपने धड़ को पीछे खींचते थे, जिसके बारे में जोस टोरेस ने कहा था कि यह वैसा ही था जैसे कोई रेल की पटरी के नीचे खड़े होकर आने वाली ट्रेन से बचने की कोशिश करे। पटरी के एक या दूसरी तरफ न जाए, बल्कि पीछे की तरफ दौड़कर यह कोशिश करे। अली के प्रतिद्वंदी सोनी लिस्टन नैसर्गिक मुक्केबाज थे। उनके पास सब कुछ था, आकार भी, शक्ति भी और अनुभव भी। उनकी शक्ति तो किंवदंती थी। इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती कि मोहम्मद अली सोनी लिस्टन को हरा सकते थे। उनकी तुलना इतनी मूर्खतापूर्ण थी कि उस रात के मुकाबले में केवल आधी सीटें ही भरी थी। लेकिन फुर्ती के अलावा अली का दिमाग भी ज़बरदस्त था। उनकी मांसपेशी नहीं, बल्कि उनका दिमाग। उन्होंने अपने विरोधी का आकलन किया और उनकी मानसिक नस को निशाना बनाया। न सिर्फ उन्होंने लिस्टन की जूझने की शैली का अध्ययन किया, बल्कि उन्होंने गौर से यह अवलोकन भी किया कि रिंग के बाहर लिस्टन कैसे इंसान थे। मैंने उनका हर साक्षात्कार पढ़ा। मैंने उन लोगों से बात की जो उनके आसपास रहते थे या
जिनसे उनकी बातचीत हुई थी। मैंने बिस्तर पर लेटकर इन सभी चीज़ों पर विचार किया और एक तस्वीर बनाने की कोशिश की कि उनका दिमाग कैसे काम करता है। और फिर उन्होंने इन सारी जानकारी का इस्तेमाल लिस्टन के खिलाफ किया। अली हर मुकाबले से पहले पगलाए हुए नज़र क्यों आते थे? क्योंकि टॉरेस कहते हैं वे जानते थे कि दराशाई करने वाला मुक्का वह होता है जिसे आते हुए वे नहीं देख सकते। अली ने कहा था, मुझे लिस्टन को यह विश्वास दिलाना था कि मैं सिरफिरा हूँ, कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वे केवल मेरा मुंह देख सकते थे और मैं चाहता था कि वे इतना ही देखें। तितली की तरह तैरो, मधुमक्खी की तरह डंक मारो। आपके हाथ वहाँ प्रहार नहीं कर सकते जहाँ आपकी आंखें नहीं देख सकती। अली की लिस्टन पर विजय बॉक्सिंग इतिहास बन चुकी है। एक मशहूर बॉक्सिंग मैनेजर ने अली के बारे में कहा था, वे एक विरोधाभास थे। रिंग में उनका शारीरिक प्रदर्शन पूरी तरह से गलत था, लेकिन उनका दिमाग हमेशा आदर्श कामकाजी स्थिति में रहता था। उन्होंने हम सबको दिखा दिया। उन्होंने खुलकर मुस्कुराते हुए कहा कि इंसान यहाँ से जीतता है। अपनी तर्जनी से माथे को थपथपाया। फिर उन्होंने दोनों मुक्के दिखाए और कहा, यहाँ से नहीं। इससे शारीरिक उपहार के बारे में लोगों की मानसिकता नहीं बदली। नहीं, हम इस वक्त अली को पीछे पलटकर देखते हैं और क्योंकि हम उनके बारे में जानते हैं, इसलिए हमें उनका शरीर महान बॉक्सर के शरीर जैसा दिखाई देता है। यह किंवदंती है कि उनका दिमाग बहुत तीक्ष्ण था और वे रोचक तुकबंदियाँ लिखते थे, लेकिन हम अब भी सोचते हैं कि उनकी महानता उनके शरीर में थी और हमें यह समझ नहीं आता कि विशेषज्ञ उस महानता को शुरू से ही कैसे नहीं देख पाए। माइकल जॉर्डन भी नैसर्गिक प्रतिभा के धनी नहीं थे। वे शायद खेल जगत के इतिहास में सबसे मेहनती खिलाड़ी थे। यह प्रसंग मशहूर है कि माइकल जॉर्डन को हाई स्कूल की वर्सिटी टीम में शामिल नहीं किया गया। हम उस कोच पर हंसते हैं जिसने उन्हें शामिल नहीं किया था। वे उस कॉलेज द्वारा नियुक्त नहीं किए गए। उनकी तरफ से वे खेलना चाहते थे। नॉर्थ कैरोलिना स्टेट, देखिए क्या वे मूर्ख नहीं थे? उन्हें पहली 2 NBA टीम ने शामिल नहीं किया जो उन्हें चुन सकती थी। बकवास, क्योंकि अब हम जानते हैं कि वे महानतम बास्केटबॉल खिलाड़ी थे और हम सोचते हैं कि यह शुरुआत से ही स्पष्ट होना चाहिए। जब हम उनकी तरफ देखते हैं तो मशहूर माइकल जॉर्डन को देखते हैं, लेकिन उस बिंदु पर वे केवल शुरुआती माइकल जॉर्डन थे। जब जॉर्डन को वर्सिटी टीम में नहीं लिया गया तो वे तबाह हो गए। उनकी मां कहती है, मैंने उसे कहा कि वह लौटे और खुद को अनुशासित करे। जॉर्डन ने उनकी बात खूब मानी। वे स्कूल से पहले अभ्यास करने के लिए सुबह 6 बजे घर से निकल जाते थे। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में उन्होंने लगातार अपनी कमजोरियों पर काम किया। रक्षात्मक खेल, गेंद को संभालना और शूटिंग। किसी दूसरे से ज़्यादा कड़ी मेहनत करने की उनकी इच्छा देखकर कोच दंग रह गए। एक बार जब टीम सीजन का आखिरी मैच हार गई तो इसके बाद भी जॉर्डन ने घंटों तक अपने शॉटों का अभ्यास किया। वे अगले साल के लिए तैयारी कर रहे थे। उनकी सफलता और शोहरत के शिखर पर भी जब उन्होंने खुद को एक महान खेल जीनियस बना लिया था, उनका अथक अभ्यास एक किंवदंती बन चुका है। बुल्स के पूर्व सहायक कोच जॉन बॉक ने उनके बारे में कहा था, एक जीनियस जो लगातार अपने जीनियस को बेहतर बनाना चाहता है। जॉर्डन के अनुसार सफलता मस्तिष्क से उत्पन्न होती है। मानसिक दृढ़ता और
हृदय कुछ शारीरिक लाभों से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं जो आसपास के हो सकते हैं। मैंने हमेशा यह बात कही है और इस पर हमेशा यकीन किया है, लेकिन बाकी लोग नहीं करते। वे माइकल जॉर्डन को देखते हैं और वे उन आदर्श शारीरिक गुणों को देखते हैं जो अवश्यंभावी रूप से उन्हें महानता तक ले गए। बेब रूथ के बारे में क्या? देखिए, जाहिर है उनका शरीर आदर्श नहीं था, जबकि ज़बरदस्त भूख मशहूर थी और यहाँ की यूनिफॉर्म में उनकी मोटी तोंद साफ दिखती थी। वाह, क्या इससे वे और ज़्यादा नैसर्गिक प्रतिभाशाली नहीं बन जाते हैं? क्या वे सारी रात जश्न नहीं मनाते थे और अगले दिन प्लेट पर टहलते टहलते होम रन जड़ कर देते थे? बेब रूथ भी नैसर्गिक प्रतिभाशाली नहीं थे। अपने पेशेवर करियर की शुरुआत में वे इतने अच्छे मारक नहीं थे। उनमें बहुत शक्ति थी, वह शक्ति जो हर बार बल्ला घुमाते समय उनके पूर्ण समर्पण से मिलती थी। जब संपर्क होता था तो यह बहुत ही हतप्रभ करने वाला होता था, लेकिन वे विश्वसनीयता या निरंतरता से संपर्क नहीं कर पाते थे। यह सच है कि वे बहुत सारी शराब और ढेर सारा भोजन चट कर सकते थे। भारी भक्कम भोजन के बाद वे मिठाई में एक से ज़्यादा टुकड़े खा सकते थे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वे खुद को अनुशासित भी कर सकते थे। ऑफ सीजन में कई जोड़ों में उन्होंने ज़्यादा फिट होने के लिए जिम में व्यायाम किया। वास्तव में 1925 के सीज़न के बाद जब ऐसा लग रहा था कि उनका समय चला गया है, तो उन्होंने सचमुच सही आकार में आने के लिए खुद को समर्पित कर दिया और यह कारगर भी हुआ। 1926 से 1931 तक उन्होंने .354 बैटिंग की, हर साल औसतन 50 होम रन बनाए। कुल मिलाकर 155 रन उनके जीवनीकार रॉबर्ट क्रीमर कहते हैं। बेब ने निरंतर प्रहारों का सबसे शानदार प्रदर्शन किया जो बेसबॉल में कभी देखा गया था। 1925 की राह से बेब रूथ किसी रॉकेट की तरह ऊपर उठे, अनुशासन की बदौलत। उन्हें अभ्यास से प्रेम था। वास्तव में जब वे बॉस्टन रेड सॉक्स में शामिल हुए तो वरिष्ठ खिलाड़ी इस बात से चिढ़ते थे कि वे हर दिन बैटिंग का अभ्यास करना चाहते थे। वे सिर्फ नौसिखिए नहीं थे, वे नौसिखिए पिचर्स थे। वे बल्लेबाज का अभ्यास क्यों कर रहे थे? एक बार उनके बाद के करियर में उन्हें अनुशासित किया गया और एक मैच की पाबंदी लगा दी गई। यह एक चीज़ थी, लेकिन उन्होंने बेब रूथ को अभ्यास भी नहीं करने दिया और इससे सचमुच चोट पहुंची। टाई कॉब का दावा था कि पिचर्स बनने से रूथ को अपनी मारक क्षमता को तराशने में मदद मिली। पिचर्स बनने से उनकी बल्लेबाजी में मदद क्यों मिली? वे प्लेट पर प्रयोग कर सकते थे। कॉब ने कहा, अगर कोई पिचर्स आउट हो जाता है या बल्लेबाजी में बुरा साबित होता है तो किसी को भी ज़्यादा परवाह नहीं होती। इसलिए रूथ अपना ज़बरदस्त प्रहार कर सकते थे। अगर वे चूक भी जाते थे तो यह मायने नहीं रखता था। जैसे जैसे समय बीता वे इस बारे में ज़्यादा सीखते गए और उसे बड़े प्रहार को कैसे नियंत्रित करें या गेंद पर बल्ला कैसे लगाए। जब तक वे पूर्णकालिक आउटफील्डर बने तब तक वे पूरी तरह तैयार हो चुके थे। लेकिन हम उस बात को मानते चले जाते हैं जिसे स्टीफन ने गोल्ड कहते हैं। आम दृष्टिकोण की बेसबॉल के खिलाड़ी तगड़े होते हैं और नैसर्गिक तथा प्रयास रहित तरीके से अपने प्रकृति प्रदत्त गुणों का प्रदर्शन करते हैं। संसार की सबसे तेज महिलाएं। विल्मा रुडोल्फ के बारे में क्या? विल्मा रुडोल्फ के बारे में क्या, जिन्हें संसार की सबसे तेज महिला कहा गया जब उन्होंने 1960 के
रोम ओलंपिक्स में दौड़े और रिले में 3 स्वर्ण पदक जीते। बचपन में उनका शरीर चमत्कार जैसा नहीं दिखता था। वे असमय पैदा हुई थी और उनके अभिभावकों की 22 संतानें थी, जिनमें से वे 20वीं थी। वे लगातार बीमार रहती थी। 4 साल की उम्र में वे दोहरे निमोनिया, स्कारलेट फीवर और पोलियो से लंबे संघर्ष से मरते मरते बची और उनका बायां पैर लगभग लकवाग्रस्त हो गया। डॉक्टरों ने कहा था कि वे दोबारा कभी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन 8 साल तक उन्होंने पूरे जोश से फिजिकल थेरेपी और आखिरकार 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना लेग ब्रेस उतारकर फेंक दिया तथा सामान्य रूप से चलने लगी। शारीरिक योग्यताएं विकसित की जा सकती है। इससे बड़ा सबूत या सबक आपको क्या चाहिए? विल्मा ने इस सबक को बास्केटबॉल और दौड़ों से लागू कर दिया। हालांकि वे पहली आधिकारिक ट्रैक स्पर्धा में दाखिल होने के बाद हर दौड़ में हारी। उनके अविश्वसनीय करियर के बाद उन्होंने कहा कि मैं बस एक मेहनती महिला के रूप में याद रखे जाना चाहती हूँ। जैकी जॉयनर कर्सी के बारे में क्या? उन्हें सर्वकालीन महानतम महिला खिलाड़ी कहा जाता है। 1985 से लेकर 1996 की शुरुआत तक उन्होंने हर हेप्टाथलॉन स्पर्धा जीती। हेप्टाथलॉन क्या है? यह 2 दिन की 7 हिस्सों वाली मुश्किल स्पर्धा होती है। इसमें 100 मीटर की बाधा दौड़, ऊंची कूद, जैवलिन थ्रो, 200 मीटर की दौड़, लंबी कूद, शॉट पुट और 80 मीटर 800 मीटर की दौड़ शामिल होती है। कोई ताज्जुब नहीं है कि इसकी विजेता को विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कहा जाता है। इसके अलावा जॉयनर कर्सी ने खेल के इतिहास में 6 सर्वोच्च स्कोर बनाए, विश्व कीर्तिमान बनाए और 2 विश्व चैंपियनशिप जीतने के साथ साथ 2 ओलंपिक स्वर्ण पदक भी जीते। 6 अगर हम दूसरी स्पर्धाओं के पदकों को भी गिने, क्या वे नैसर्गिक रूप से प्रतिभाशाली थी? उनमें हुनर तो था, लेकिन जब उन्होंने दौड़ना शुरू किया तो वे काफ़ी समय तक आखिरी स्थान पर आती थी। वे जितनी ज़्यादा मेहनत करती थी वे उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से दौड़ती थी, लेकिन तब तक वे कोई दौड़ नहीं जीत पाई थी। आखिरकार वे जीतने लगी। क्या बदला था? कुछ लोग मेरे कायाकल्प का श्रेय आनुवंशिकता के नियमों को दे सकते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि यह अश्व मार्ग पर, पड़ोस की फुटपाथों पर और स्कूल के गलियारों में मेरी कड़ी मेहनत के घंटों का पुरस्कार था। अपनी निरंतर सफलता का रहस्य बताते हुए कहती है, खुद को बेहतर बनाता देखकर मैं प्रेरित और रोमांचित हो जाती हूँ। 6 ओलंपिक पदकों और 5 विश्व कीर्तिमानों के बाद अब भी ऐसा ही होता है, और यह तब भी होता था जब मैं जूनियर हाई स्कूल में थी और दौड़ स्पर्धाओं में शुरुआत ही कर रही थी। उनके आखिरी 2 पदक, एक विश्व चैंपियनशिप और एक ओलंपिक पदक, तब जीते गए जब उन्हें अस्थमा का दौरा पड़ा था और हैमस्ट्रिंग की गंभीर दर्दनाक चोट थी। यह नैसर्गिक प्रतिभा नहीं थी जिसने अपना कमाल दिखाया था, यह तो मानसिकता थी जिसने झंडे गाड़े थे। नैसर्गिक प्रतिभाशाली लोगों को प्रयास की जरूरत नहीं होनी चाहिए। नैसर्गिक प्रतिभाशाली लोगों को प्रयास की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि कभी इस बारे में प्रबल विश्वास था कि आप शारीरिक दृष्टि से गोल्फ का प्रशिक्षण नहीं ले सकते, और यह भी कि अगर अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश की तो आप अपना नैसर्गिक स्पर्श खो देंगे। जब तक कि टाइगर वुड्स अपने व्यायाम की कठोर दिनचर्या और अभ्यास की खूंखार आदतों से लैस होकर नहीं जाए और वह टूर्नामेंट नहीं जीत
जीत लिया जो जीतने काबिल था। कुछ संस्कृतियों में प्रशिक्षण के जरिए अपनी नैसर्गिक योग्यता से आगे जाने की कोशिश करने वालों को बहुत आलोचना का सामना करना पड़ता था। यह माना जाता था कि आप जीवन में अपने स्थान को स्वीकार कर ले। ये संस्कृतियाँ मॉरी विल्स से नफरत करती। विल्स 1950 और 1960 के दशकों के एक उत्साही बेसबॉल खिलाड़ी थे जिनका सपना था कि वे बड़ी लीग में खेले। उनकी समस्या यह थी कि उनकी प्रहार क्षमता पर्याप्त अच्छी नहीं थी, इसलिए जब डीजर्स ने उन्हें अपनी टीम में लिया तो उन्होंने इस खिलाड़ी को माइनर लीग में भेज दिया। उन्होंने अपने मित्र के सामने यह ऐलान किया, 2 साल बाद मैं ब्रुक लीग में जैकी रॉबिन्स के साथ खेलने जा रहा हूँ। उनकी बात गलत निकली। उनकी आशावादी भविष्यवाणी और मेहनत भरे दैनिक अभ्यास के बावजूद वे 8.5 साल तक माइनर लीग में ही अटक रहे। 7.5 साल बाद टीम मैनेजर ने बल्लेबाजी का एक सुझाव देते हुए विल्स से कहा, तुम 7 से बुरे फॉर्म में हो, इसलिए तुम्हारे पास खेलने के लिए कुछ नहीं है। इसके कुछ ही समय बाद जब डॉजर के शॉर्टस्टॉप के अंगूठे में चोट लग गई तो विल्स को बुलाया गया। उन्हें मौका मिल गया। उनकी बल्लेबाजी अब भी पर्याप्त अच्छी नहीं थी। वे हार मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए वे मदद के लिए पहले बेस वाले कोच के पास गए। उन्होंने विल्स से नियमित अभ्यास के अलावा कई घंटों तक एक दिन अलग से मेहनत की। अब लगनशील विल्स छोड़ने को तैयार थे, लेकिन पहले बेस की कोच ने उन्हें दौड़ने नहीं दिया। अब जब व्यूह जगह पर आ गए थे तो विल्स को अपनी मानसिकता पर काम करने की ज़रूरत थी। वे प्रहार करने लगे और तेज़ गति की बदौलत बेस चुराने लगे। उन्होंने विरोधी पिचर्स और कैचरों के थ्रो का अध्ययन किया और बेस चुराने के सर्वश्रेष्ठ पल का अनुमान लगाया। उन्होंने आकस्मिक शक्तिशाली शुरुआत और प्रभावी स्काइट विकसित की। उसने उनके चुराने से पिचरों का ध्यान भंग होने लगा, कैच उलझन में पड़ने लगे और प्रशंसक रोमांचित हो गए। विल्स ने आगे चलकर बेस चुराने का टाई कॉब्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो 44 वर्षों से अशून्य था। उस सीजन में उन्हें नेशनल लीग का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी चुना गया। खेल आईक्यू। आप सोचेंगे कि खेल जगत को अभ्यास और सुधार के आपसी संबंध को देख लेना चाहिए और मानसिकता तथा प्रदर्शन के आपसी संबंध को भी। आप सोचेंगे कि इसे निहित शारीरिक प्रतिभा का बखान छोड़ देना चाहिए, लेकिन लगता ऐसा है जैसे वे देखना ही नहीं चाहते। शायद इसलिए जैसा मैल्कम ग्लैडवेल सुझाव है, लोग नैसर्गिक लाभ को अर्जित योग्यता से ज़्यादा मूल्यवान मानते हैं। हालांकि हमारी संस्कृति में व्यक्तिगत प्रयास और स्व सुधार के बारे में बातें तो बहुत होती है, लेकिन गहराई में हम नैसर्गिक प्रतिभा के मुरीद होते हैं जो हमसे अलग पैदा हुए थे। हम उनके बारे में यह सोचना पसंद नहीं करते थे कि वे साधारण लोग थे जिन्होंने खुद को असाधारण बनाया। क्यों नहीं, मेरे लिए यह बेहद आश्चर्यजनक है। जब विशेषज्ञ मानसिकता का भूमिका को पहचान लेते हैं तब वे भी इस बात पर जोर देते रहते हैं कि असली प्रतिभा नैसर्गिक होती है। इसका ज़बरदस्त एहसास मुझे सचमुच तब हुआ जब मैंने मार्शल फॉक का एक लेख पढ़ा, जो सेंट लुइस रैम्स फुटबॉल टाउन के महान रनिंग बैक थे। फॉक 4 लगातार सीजनों में यार्ड तक जाने और पाने में सम्मिलित
2000 का आंकड़ा छूने वाले पहले खिलाड़ी बने। यह लेख 2002 के सुपर बाउल की पूर्व संध्या को लिखा गया था और इसमें फॉफ की यह जानने की असाधारण योग्यता पर बात की गई थी कि मैदान में हर खिलाड़ी कहाँ है, भले ही 22 लोग दौड़ रहे हो, गिर रहे हो और गहमागी का माहौल हो। वे सिर्फ यही नहीं जानते कि सारे खिलाड़ी कहाँ हैं, बल्कि वे यह भी जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं और यह भी जानते हैं कि वे क्या करने वाले हैं। उनकी टीम के साथियों के अनुसार वे कभी गलत नहीं होते। अविश्वसनीय, वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? जैसा फॉक बताते हैं, उन्होंने बरसों तक फुटबॉल देखी थी। हाई स्कूल में प्रो फुटबॉल देखने के लिए उन्होंने बॉलपार्क वेल्डर का काम किया था, जिससे वे नफरत करते थे। जब वे देखते थे तो वे हमेशा पूछते रहते थे, क्या वे यह दाव क्यों चल रहे हैं? वे इस तरह हमला क्यों कर रहे हैं? वे यह क्यों कर रहे हैं? वे वह क्यों कर रहे हैं? फॉक कहते हैं, इस प्रश्न ने बुनियादी तौर पर मुझे ज़्यादा गहराई से फुटबॉल में संलग्न कर दिया। पेशेवर खिलाड़ी के रूप में मैं उन्होंने क्यों पूछना कभी नहीं छोड़ा और खेल में ज़्यादा गहराई तक पैठ लगाना भी नहीं छोड़ा। स्पष्ट रूप से फॉक अपनी योग्यताओं को अपनी अतृप्त जिज्ञासा और अध्ययन का परिणाम मानते हैं। खिलाड़ी और कोच इस तरह देखते हैं। नैसर्गिक प्रतिभा के रूप में एक अनुभवी टीम साथी का कहना था, मैं जिन खिलाड़ियों के साथ खेला हूँ उनमें किसी भी स्थान पर खेलने वाले किसी भी खिलाड़ी से ज़्यादा फुटबॉल आईक्यू मार्शल में है। टीम के बाकी साथी भी रक्षात्मक संयोजनों को बेदाग तरीके से पहचानने की उनकी योग्यता का वर्णन ईश्वर के उपहार की तरह करते हैं। उनकी योग्यताओं पर श्रद्धा मिश्रित आश्चर्य के साथ एक कोच ने बताया, यह सब करने के लिए बहुत अंदरूनी फुटबॉल बुद्धिमत्ता की जरूरत होती है। चरित्र। लेकिन क्या कुछ नैसर्गिक प्रतिभाशाली लोग नहीं होते हैं? ऐसे खिलाड़ी जिसमें शुरू से ही यह सब सचमुच नज़र आता हो। हाँ, और जैसा यह बिली बीन और जॉन मैकेनरे के लिए था, कई बार यह एक अभिशाप होता है। उनके हुनर के लिए उनकी इतनी ज़्यादा प्रशंसा हो जाती है कि उन्हें मेहनत करने या अपनी क्षमता को धकेलने की इतनी कम ज़रूरत महसूस होती है कि वे आसानी से निश्चित मानसिकता के जाल में फंस सकते हैं। ब्रूस जेनर, जो अब कैटलिन जेनर है, डेकेथलॉन में 1976 ओलंपिक का स्वर्ण पदक विजेता रही है और वे कहती है, अगर मैं डिसलेक्सिया की रोगी नहीं होती तो मैं शायद ओलंपिक में नहीं जीत पाती। अगर मैं पढ़ने में ज़्यादा अच्छी होती तो वह मुझे आसानी से आ जाती, खेल आसानी से आ जाते और मुझे कभी यह एहसास ही नहीं होता कि आप जीवन में जिस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं वह कड़ी मेहनत का रास्ता है। नैसर्गिक प्रतिभा के धनी लोग जो अपनी श्रेष्ठता की चकाचौंध में खोए रहते हैं, यह नहीं सीख पाते हैं कि कैसे कड़ी मेहनत करनी है या विपत्तियों से जूझना है। यह पेडो मार्टिनेज की कहानी है, जिन्होंने खुद को तबाह कर लिया और वह भी जब उनकी टीम बॉस्टन रेड सॉक्स को अपने इस प्रतिभाशाली पिचर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन असली कहानी ज़्यादा बड़ी है और चरित्र के बारे में है। द न्यू यॉर्क टाइम, द बॉस्टन ग्लोब के लेखक पत्रकारों का एक समूह बॉस्टन जाने वाली डेल्टा शटर में बैठे थे। मैं भी वहीं थी। वे 2003 के
अमेरिकन लीग प्लेऑफ सीरीज़ का तीसरा मैच था। मैच देखने जा रहे थे जो न्यूयॉर्क याकीज और बॉस्टन के रेड सॉक्स के बीच होने वाला था। वे चरित्र पर बात कर रहे थे और सभी इस बात पर सहमत थे। बॉस्टन के पत्रकार अनिच्छा से मानते थे कि यांकीज की टीम में चरित्र था। दूसरी बातों के अलावा उन्होंने यह भी जिक्र किया कि 2 साल पहले यांकीज ने न्यूयॉर्क के लिए क्या किया था। अक्टूबर 2001 चल रहा था और न्यूयॉर्क के लोगों के दिलो दिमाग पर 9/11 के हादसे का जख्म अभी ताज़ा था। मैं भी वहाँ थी और हम सभी तबाह थे। हमें थोड़ी आशा ज़रूर थी, शहर की ज़रूरत थी कि याकना वर्ल्ड सीरीज़ में कमाल दिखाएगी। लेकिन यांकीज के खिलाड़ी भी उसी तबाही से गुजरे थे और वे भी घायल तथा थके हुए थे। ऐसा नज़र आ रहा था कि उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। मैं नहीं जानती थी उन्होंने जब जज्बा कहाँ से पाया, लेकिन वे अपने दिमाग की गहराई में गए और उन्होंने एक के बाद एक टीमों को परास्त करना शुरू किया। हर जीत हम में थोड़ा जीवन फूंकती है, हर जीत हम में थोड़ा जीवन फूंकती रहती है और हर जीत भविष्य के लिए थोड़ा ज़्यादा उम्मीद बांधती रहती है। हमारी आवश्यकता का ईंधन पाकर वे अमेरिकन लीग ईस्ट चैंप्स बने, फिर द अमेरिकन लीग के चैंपियन बने और फिर वे वर्ल्ड सीरीज़ में पहुंच गए, जहां उन्होंने बहुत साहसिक करतब दिखाए और इसे लगभग जीत लिया। हर व्यक्ति यांकीज से नफरत करता है। यह वह टीम है जिसके खिलाफ पूरा देश है। मैं भी यांकीज से नफरत करते हुए बड़ी हुई थी, लेकिन इसके बाद में उनसे प्रेम करने लगी। खेल पत्रकारों का चरित्र से यही आशय था। खेल पत्रकारों ने कहा था, चरित्र जब यह दिखाई देता है तो आप इसे पहचान जाते हैं। यह गहराई में जाने और शक्ति खोजने की योग्यता है। जब परिस्थितियां आपके खिलाफ जा रही हो। अगले दिन अति प्रशंसा के शिकार बॉस्टन के चमत्कारी पिचर्स पेड्रो मार्टिनेज ने दिखा दिया कि चरित्र का क्या आशय था। दरअसल उन्होंने दिखाया कि यह क्या नहीं था। इस अमेरिकन लीग चैंपियनशिप को कोई भी इतना ज़्यादा जीतना नहीं चाहता था जितना कि बॉस्टन रेड सॉक्स टीम चाहती थी। उन्होंने 85 साल से वर्ल्ड सीरीज नहीं जीती थी जब से बैम्बिनो का अभिशाप नहीं लगा था, यानी तब से जब सॉक्स के मालिक हैरी फ्रेंजी ने एक ब्रॉडवे शो में पैसे लगाने के लिए यांकीज को बेब रूथ बेच दिया था। वे बेसबॉल के सर्वश्रेष्ठ खब्बू पिचर्स को बेच रहे थे जो रूथ उस वक्त थे। यही अपने आप में कम बुरा नहीं था, लेकिन इससे भी ज़्यादा बुरा यह था कि वे अपने सबसे अच्छे खिलाड़ी, अपने कट्टर शत्रु को बेच रहे थे। इसके बाद यांकीज ने बेसबॉल में वर्चस्व जमा किया और अंतहीन वर्ल्ड सीरीज जीतने चले गए। इस दौरान बॉस्टन ने 4 वर्ल्ड सीरीज और कई प्ले ऑफ का रास्ता तय किया, लेकिन वे हमेशा हारे और वे हमेशा सबसे दुखद तरीके से हारे। विजय के दुखद रूप से करीब पहुंचना और फिर बिखर जाना, यहाँ आखिरकार यह अभिशाप तो तोड़ने का एक और मौका था जहाँ वे अपने कट्टर शत्रु को भी हरा सकते थे। अगर वे जीत जाते तो वे वर्ल्ड सीरीज की यात्रा करते और यांकीज घर बैठे रहते। पेड्रो मार्टिनेज उनकी आशा की
किरण थे। वास्तव में उस सीरीज में इससे पहले उन्होंने अभिशाप को जुठला दिया, लेकिन एक सुंदर मैच में पिचिंग करने के बाद मार्टिनेज अपनी बाड़ गंवा रहे थे और पीछे रह रहे थे। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने गेंद से एक बल्लेबाज करीम गार्सिया को मारा, दूसरे को धमकी दी, जॉर्ज पोसाड़ा और एक 72 वर्षीय व्यक्ति को जमीन पर गिरा दिया। यांकीज के कोच डॉन जिमर जैसा न्यूयॉर्क टाइम्स के लेखक जैक कैरी ने लिखा था, हम जानते थे कि फेनवे पार्क में एक यादगार दोपहर को हम पेड्रो बनाम रोजर क्लीमेंस का मुकाबला देखने वाले हैं, लेकिन किसी को भी पेड्रो नामक गार्सिया, पेड्रो नामक पोसाड़ा, पेड्रो नामक जिमर को देखने की उम्मीद नहीं थी। यहाँ तक कि बॉस्टन के पत्रकार भी सदमे में थे। ग्लोब के पत्रकार डैन शॉनेसी ने पूछा, रेड सॉक्स के प्रशंसकों आप किसे ज़्यादा पसंद करेंगे, रोजर क्लीमेंस को जिन्होंने अपनी दिमागी संतुलन कायम रखा और शनिवार की रात एक पेशेवर की तरह व्यवहार किया और अपने स्पष्ट क्रोध के बावजूद अपनी टीम के लिए मैच जीती, या मार्टिनेज जैसे बच्चे को जो बढ़त गंवाने के बाद भी एक आदमी को मारता है, फिर उसके सिर की तरफ इशारा करता है और फिर यांकीज के कैचर जॉर्ज पोसाड़ा को धमकी देता है, इसके बाद तुम्हारा नंबर है। रेड बॉक्स के प्रशंसक इसे सुनना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन मार्टिनेज ने शनिवार को शर्मिंदा करने वाली व्यवहार किया और बेसबॉल को लज्जित करवा दिया। उनका कुछ नहीं बिगड़ा क्योंकि वे पेड्रोस है और सॉक्स का फ्रंट ऑफिस उन्हें इसमें सक्षम बनाता है। क्या मार्टिनेज एक बार खड़े होकर यह मान सकते हैं कि वे गलत है? बिली बीन की तरह पेड्रो मार्टिनेज भी यह नहीं जानते थे कि कुंठा को कैसे सहन करना है, वे नहीं जानते थे कि गहराई में कैसे खुदाई करनी है और एक महत्वपूर्ण मुश्किल को एक महत्वपूर्ण जीत में कैसे बदलना है। बिली बीन की तरह ही वे भी अपने दोषों को स्वीकार नहीं कर सकते थे और उनसे नहीं सीख सकते थे, क्योंकि उन्होंने अपना काम बखूबी करने के बजाय तमाशा खड़ा कर दिया। इसलिए यांकीज मैच जीत गए और एक मैच से प्लेऑफ जीतने की ओर गए। विमान में बैठे पत्रकार सहमत थे कि चरित्र ही सब कुछ है, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि वे यह नहीं समझते हैं कि यह कहाँ से आता है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि अब तक हमें यह समझ में आ रहा है कि चरित्र मानसिकता से विकसित होता है। अब हम जानते हैं कि एक मानसिकता होती है जिनमें लोग अपनी खुद की प्रतिभा और अनूठेपन से विचार में उलझ जाते हैं। जब परिस्थितियां बिगड़ जाती है तो वे अपनी एकाग्रता और अपनी योग्यता गंवा देते हैं, अपनी हर मनचाही चीज़ को खतरे में डाल देते हैं, और इस मामले में हर वह चीज़ भी जो उनकी टीम और उनके प्रशंसक बुरी तरह चाहते हैं। हम यह भी जानते हैं कि एक ऐसी मानसिकता होती है जो झटकों को अच्छी तरह झेलने में लोगों की मदद करती है, उन्हें अच्छी रणनीतियाँ सुलझाती है और उनके सर्वश्रेष्ठ हित में काम करने की ओर ले जाती है। ठहरे, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। 1 साल बाद सॉक्स और यांकीज में एक बार फिर मुकाबला हुआ। जो भी 7 में 4 मैच जीतेगा वह अमेरिकन लीग का चैंपियन बनेगा और वर्ल्ड सीरीज तक की यात्रा करेगा। यांकीज ने पहले 3 मैच जीत लिए और बॉस्टन का अपमानजनक शाप एक बार फिर सक्रिय होता नजर आ रहा था। लेकिन उस साल बॉस्टन ने अपने सितारों को आगाह कर दिया था कि उन्होंने एक की अदला बदली की, दूसरे की अदला बदली की और
करने की कोशिश की। कोई भी उस खिलाड़ी को नहीं चाहता था और यह संदेश भेजा, यह सितारों का समूह नहीं बल्कि एक टीम है। हम एक दूसरे की खातिर कड़ी मेहनत करते हैं। 4 मैच बाद बॉस्टन रेड सॉक्स अमेरिकन लीग चैंपियन बन गई थी और फिर विश्व चैंपियन भी। 1904 के बाद पहली बार बॉस्टन ने यांकीज को किसी चैंपियनशिप सीरीज में हराया था, जिससे 2 चीज़ें स्पष्ट हुई थी। पहली यह कि अभिशाप खत्म हो गया था और दूसरी यह कि चरित्र सीखा जा सकता है। चरित्र के बारे में और भी आइए पीट सैम्प्रास और विकासवादी मानसिकता के साथ इसे शिखर से लेते हैं। सन 2000 में सैम्प्रास विंबलडन में अपनी 13वीं ग्रैंड स्लैम टेनिस विजय की कोशिश कर रहे थे। अगर वे जीत जाएंगे तो वे शीर्ष टूर्नामेंट में 12 जीतों का रॉय इमर्सन का कीर्तिमान रिकॉर्ड तोड़ देंगे। हालांकि सैम्प्रास फाइनल तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे, लेकिन वे उस टूर्नामेंट में ज़्यादा अच्छा नहीं खेल सके थे और वे युवा शक्तिशाली पैट्रिक्स रैप्टर के खिलाफ अपनी संभावनाओं को लेकर आशावादी नहीं थे। सैम्प्रास पहला सेट हार गए और दूसरा सेट हारने की कगार पर थे। वे टाई ब्रेकर में 4-1 से पीछे थे। यहाँ तक कहा, मुझे सचमुच महसूस हुआ कि मैच फिसलकर दूर जा रहा था। मैकेनरो को करते पेड्रो मार्टिनेज क्या करते, सैम्प्रास ने क्या किया? जैसा विलियम रोडेन ने कहा है, उन्होंने संदर्भ की तलाश की जो उन्हें सफलता तक ले जा सके। सैम्प्रास कहते हैं, जब आप सुस्ताने बैठते हैं तो आप उन पिछले मैचों के बारे में सोचते हैं जिनमें आप पहला सेट हार गए थे। आपने वापसी की थी और अगले 3 सेट जीत लिए थे। अब भी समय है। आप इससे उबरने के लिए अपने पिछले अनुभवों को याद करते हैं। अचानक सैम्प्रास ने 5 पॉइंट लगातार जीत लिया, फिर 2 और उन्होंने दूसरा सेट भी जीत लिया और वे जिंदा थे। रोडेन कहते हैं, उस रात सैम्प्रास ने गायक के सारे गुणों का प्रदर्शन किया। पहले सेट में पूर्ण पराजय के करीब की असुरक्षा, फिर वापसी और अंत में विजय। जैकी जॉयनर कुर्सी से अपनी आखिरी विश्व चैंपियनशिप में अस्थमा के दौरे के दौरान खुद से बात की थी। वे 80 मीटर की दौड़ में भी थी, जो हेप्टाथॉन की आखिरी स्पर्धा थी। जब उन्हें महसूस हुआ कि अस्थमा का दौरा पड़ने वाला है, उन्होंने खुद से कहा, बस हमने हाथ हिलाती रहो। यह इतना बुरा नहीं है, इसलिए चलती रहो। तुम यह कर सकती हो। तुम्हें पूरा दौरा नहीं पड़ेगा। तुम्हारे पास पर्याप्त हवा है। तुमने यह चीज़ जीत ली है। जैकी बस इस आखिरी 200 मीटर से इतनी तेज दौड़ो जितना तुम दौड़ सकती हो। उन्होंने विजय की राह पर आखिरी कदम तक खुद को निर्देश दिया। मुझे कहना होगा कि यह मेरी सबसे बड़ी जीत है। प्रतिस्पर्धा और उन उतार चढ़ावों को देखते हुए जिनसे मैं गुजर रही थी, अगर मैं सचमुच इसे चाहूँ तो मैं इसे कर सकती थी। उनके आखिरी ओलंपिक्स में वह चीज़ हो गई जिनका डर था। एक गंभीर हैमस्ट्रिंग चोट ने उन्हें हेप्टाथलॉन छोड़ने के लिए विवश कर दिया।
वे तबाह हो चुकी थी। वे अब अपनी सबसे प्रिय स्पर्धा में प्रतिद्वंदी नहीं रह गई थी। लेकिन क्या वे कुछ दिनों बाद लंबी कूद में प्रतिद्वंदी बन सकती है? उनकी पहली 5 लंबी कूदों ने कहा नहीं, वे पदक के स्तर के आसपास भी नहीं थी। लेकिन छठी कूद ने उन्हें कांस्य पदक जिता दिया, जो उनके लिए स्वर्ण पदक से ज़्यादा कीमती था। उस छठी कूद के लिए शक्ति इतने बरसों की मेरे अलग अलग निराशाओं से आई। मैंने अपने सारे दर्द इकट्ठे किए और उन्हें एक शक्तिशाली प्रदर्शन में बदल दिया। जॉयनर कर्सी ने भी नायक के सभी गुणों को प्रदर्शित किया। क्षति, पराजय के करीब की असुरक्षा, फिर वापसी और अंत में विजय। चैंपियन का चरित्र, हृदय, इच्छाशक्ति और मानसिकता। चैंपियन का चरित्र, हृदय, इच्छाशक्ति और मानसिकता। नाम अलग अलग है लेकिन चीज़ वही है। यह वह है जिसकी वजह से आप अभ्यास करते हैं और यह वही है जो अपनी गहराई तक खुदाई करने और इसे बाहर निकालने की अनुमति देती है जब आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। याद है, मैकेनरो ने हमें वे सारी चीज़ें बताई थी जो गलत हुई थी, जिनकी वजह से वे वह मैच हारे थे जो वे हारे थे। उस वक्त मौसम सर्द था और इस वक्त मौसम गर्म था। उस वक्त वे ईर्ष्यालु थे और इस वक्त वे विचलित थे और बहुत बार उनका ध्यान भटक गया था। लेकिन जैसा बिली जीन किंग हमें बताती है, चैंपियन की निशानी तभी भी जीतने की योग्यता है जब परिस्थितियां पूरी तरह सही न हो, जब आप अच्छा नहीं खेल रहे हो और आपकी भावनाएं सही नहीं हो। देखिए कि उन्होंने चैंपियन होने का मतलब कैसे सीखा। किंग फॉरेस्ट हिल्स के फाइनल में मार्गरेट स्मिथ कोर्ट के खिलाफ खेल रही थी, जो अपनी महानता के शिखर पर थी। किंग 1 दर्जन से ज़्यादा बार उनके खिलाफ खेल चुकी थी और फिर सिर्फ एक ही बार जीतने में कामयाब हुई थी। पहले सेट में किंग ने कमाल का खेल दिखाया। उन्होंने एक भी वाली नहीं चुकी और एक अच्छी बढ़त ले ली। अचानक सेट खत्म हो गया, स्मिथ जीत गई। दूसरे सेट में किंग ने एक बार फिर अच्छी बढ़त ले ली और वे सेट जीतने के लिए सर्विस कर रही थी। लेकिन इससे पहले कि उन्हें पता चल पाए, स्मिथ ने सेट और मैच दोनों जीत लिए थे। पहले तो किंग चकरा गई। उन्होंने पहले कभी इतने महत्वपूर्ण मैच में इतनी अच्छी बढ़त नहीं ली थी। लेकिन फिर उन्हें यूरेका पल की अनुभूति हुई। तुरंत वे समझ गई और चैंपियन कौन होता है, वह जो ज़रूरत पड़ने पर अपने खेल के स्तर को उठा सकता है। जब मैच दांव पर हो तो वे अचानक 3 गुना ज़्यादा सख्त हो जाता है। जैकी जॉयनर कर्सी को भी यूरेका पल की अनुभूति हुई थी। वे 15 वर्ष की थी और AQ जूनियर ओलंपिक्स में हेप्टाथलॉन में प्रतिस्पर्धा कर रही थी। हर चीज़ आखिरी स्पर्धा यानी 800 मीटर की दौड़ पर टिकी थी, जिससे वे थर्राती थी। वे थकी हुई थी और वे लंबी दूरी की विशेषज्ञ धावक के खिलाफ मुकाबला कर रही थी, जिसके समय की बराबरी वे कभी नहीं कर पाई थी। उन्होंने इस बार यह कर दिखाया। मुझे एक तरह का रोमांचित महसूस हुआ। मैंने साबित कर दिया कि मैं जीत सकती हूँ, बशर्ते मैं इसे पर्याप्त बुरी तरह चाहूँ। इस जीतने ने मुझे दिखा दिया कि मैं न सिर्फ देश के सर्वश्रेष्ठ धावकों से प्रतिस्पर्धा कर सकती हूँ, बल्कि मैं जीतने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। मिया हैम को अक्सर
विश्व की सर्वश्रेष्ठ महिला सॉकर खिलाड़ी कहा जाता है। वे कहती है कि उनसे हमेशा पूछा जाता था, मियाँ सॉकर खिलाड़ी के पास सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है। बिना किसी झिझक के उनका जवाब होता था, मानसिक दृढ़ता। और उनका यह मतलब नहीं था कि यह कोई आंतरिक गुण होता है। यह 11 खिलाड़ी को पटखनी देना चाहते हो जब आप थके हुए या घायल हो, जब रेफरी आपके खिलाफ हो, तब भी आप इसमें से किसी चीज़ को अपनी एकाग्रता को प्रभावित करने की अनुमति नहीं देते हैं। आप ऐसा कैसे करते हैं? आपको सीखना पड़ता है कि कैसे। हैम कहती है, यह सॉकर के सबसे मुश्किल पहलुओं में से एक है और इसके साथ मैं हर मैच और हर अभ्यास में जूझी हूँ। वैसे क्या हैम सोचती है कि वे संसार की महानतम खिलाड़ी है? नहीं। और इस कारण उन्होंने कहा, किसी दिन मैं हो भी सकती हूँ। खेल जगत में हमेशा करो या मरो वाली स्थितियाँ रहती है। जब किसी खिलाड़ी को कमाल दिखाना होता है, वरना सब कुछ खत्म हो जाता है। मशहूर गोल्फ खिलाड़ी जैक निकलॉस पीजीए टूर में अपने लंबे पेशेवर करियर में कई बार ऐसी स्थितियों में रहे थे जहां टूर्नामेंट उनके अचूक शॉट लेने पर निर्भर करता था। अगर आपको अंदाज़ा लगाना हो कि वे इसमें से कितने शॉट चुके, तो जवाब है 1-1। यही चैंपियनशिप मानसिकता है। इसी के सहारे वे लोग मैच जीतते हैं जो अपने विरोधियों जितने प्रतिभाशाली नहीं होते। मशहूर बास्केटबॉल कोच जॉन वुडन मेरी एक प्रिय कहानी बताते हैं। एक बार जब वुडन हाई स्कूल के कोच थे, तब एक खिलाड़ी इस बात पर दुखी था कि उसे बड़े मैचों में शामिल नहीं किया जाता। उस खिलाड़ी एडी पावेल्स ने वुडन से एक मौका देने का अनुरोध किया और वुडन पिघल गए। उन्होंने कहा, ठीक है एडी, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। मैं तुम्हें कल रात फोर्ट वेन सेंट्रल के खिलाफ शुरुआत में उतारूंगा। वुडन हमें बताते हैं, अचानक मैं सोचने लगा कि ये शब्द कहाँ से आए थे। 3 टीमें इंडियाना में नंबर 1 की टक्कर में लगभग बराबरी पर चल रही थी। एक उनकी टीम थी और दूसरी फोर्ट वेन सेंट्रल वाली टीम थी जिनसे उनका मैच होने वाला था। अगली रात वुडन ने एडी को मैदान में उतार दिया। उनका अनुमान था कि एडी ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मिनट तक ही टिक पाएगा, खास तौर पर इसलिए भी क्योंकि वह राज्य में सबसे सख्त जान खिलाड़ी फोर्ट वेन के आर्मस्ट्रॉन्ग के खिलाफ था। एडी ने उसके परखच्चे उड़ाए। वुडन बताते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग को उनके करियर के सबसे कम पॉइंट मिले। एडी ने 12 स्कोर किए और हमारी टीम ने पूरे सीजन का सबसे अच्छा संतुलन दिखाया। लेकिन उनकी स्कोरिंग के अलावा उसका रक्षण, रिबाउंडिंग और प्ले मेकिंग उत्कृष्ट थे। एडी दोबारा कभी बाहर नहीं बैठा और उसे अगले 2 साल तक सबसे मूल्यवान खिलाड़ी चुना गया। इन सभी लोगों में चरित्र था। इनमें से किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि वे खास लोग थे जो जीतने के अधिकार के साथ पैदा हुए थे। वे ऐसे लोग थे जिन्होंने कड़ी मेहनत की। उन्होंने सीखा कि दबाव में अपनी एकाग्रता कैसे कायम रखना है और जिन्होंने ज़रूरत पड़ने पर खुद को अपनी सामान्यता योग्यताओं के पार धकाया। शिखर पर बने रहना चरित्र ही है जो आपको शिखर पर पहुंचाता है और वहां बनाए रखता है। डेरिन स्ट्रैबरी, माइकल
टाइन्स और मार्टिना हगिस शिखर पर पहुँचे तो ज़रूर, लेकिन वे वहाँ पर टिक नहीं पाए। क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास बहुतेरी व्यक्तिगत समस्याएं थी और चोटें थी? हाँ, लेकिन यह मामला तो कई अन्य चैंपियनों के साथ भी हुआ था। बेन हॉगन को एक बस ने टक्कर मार दी थी और उनका शरीर बुरी तरह चोटिला हो गया था, लेकिन उन्होंने दोबारा शिखर तक वापसी की। कोच जॉन वुडन कहते हैं, मेरा मानना है कि योग्यता आपको शिखर तक पहुंचा सकती है, लेकिन वहां बने रहने के लिए आपको चरित्र की ज़रूरत होती है। यह सोचना बहुत आसान है कि आप बिना उचित तैयारी के इसे बस अपने आप चालू कर सकते हैं। एक बार जब आप शिखर पर पहुंच जाते हैं तो उतनी ही कड़ी मेहनत करते रहने या उससे भी ज़्यादा कड़ी मेहनत करते रहने के लिए वास्तविक चरित्र की ज़रूरत होती है। जब आप किसी खिलाड़ी या टीम के बारे में पढ़े जो बार बार जीतना है, तो खुद को याद दिलाए कि योग्यता से ज़्यादा उसके पास चरित्र है। आइए एक ज़्यादा गहरी नज़र डालते हैं कि चरित्र का क्या मतलब होता है। विकासवादी मानसिकता इसे कैसे उत्पन्न करती है? स्टुअर्ट बीडल और उनके साथियों ने खेल योग्यता के बारे में किशोरों और युवा वयस्कों की मानसिकताओं को मापा। निश्चित मानसिकता वाले लोग यह यकीन करते थे उनमें खेल योग्यता का एक निश्चित स्तर होता है और आप उस स्तर को बदलने के लिए दरअसल ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। खेल में अच्छा बनने के लिए आप में नैसर्गिक प्रतिभा की ज़रूरत होती है। इसके विपरीत विकासवादी मानसिकता वाले लोगों का यह मानना था कि खेल में आप जितने अच्छे हैं उससे हमेशा बेहतर बने जाते हैं जब आप इस पर ज़्यादा मेहनत करते हैं। खेल में सफल होने के लिए आपको तकनीकों और योग्यताएं सीखने तथा नियम से उनका अभ्यास करने की ज़रूरत होती है। विकासवादी मानसिकता वाले लोग वे थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा चरित्र और हृदय दिखाया। वे लोग थे जिनमें चैंपियन की मानसिकता थी। मेरा क्या मतलब है? आइए इस खेल शोधकर्ताओं के निष्कर्ष पर नज़र डालते हैं। सफलता क्या है? निष्कर्ष 1। विकासवादी मानसिकता वाले लोगों के लिए सफलता का मतलब है अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना, सीखना और बेहतर बनना। और यही वह चीज़ है जो हमें चैंपियन में देखने को मिलती है। जैकी जॉयनर कर्सी हमें बताते हैं, मेरे लिए खेल की खुशी कभी जीत में निहित नहीं होती है। मुझे प्रक्रिया से भी उतनी ही खुशी मिलती है जितनी कि परिणामों से। मुझे हारने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता जब तक कि मुझे सुधार दिखाई देता है या यह महसूस होता है कि मैंने उतना अच्छा प्रदर्शन किया जितना मैं संभवतः कर सकती थी। अगर मैं हार जाती हूँ तो मैं बस लौटकर मैदान में पहुँची हूँ और थोड़ी ज़्यादा मेहनत करती हूँ। व्यक्तिगत सफलता का अर्थ यह है कि आप अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता तक पहुँच बनाने के लिए पूरी मेहनत करते रहे। यह विचार जॉन वुडन के जीवन के लिए केंद्रित था। वास्तव में वे कहते हैं कई ऐसे मैच रहे हैं जिनमें हारने पर भी मुझे उतनी ही खुशी मिली जितनी कि 10 राष्ट्रीय चैंपियनशिप मैचों को जीतने से, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने पूरी तैयारी की थी और हम योग्यता के अपने सर्वोच्च स्तर के करीब खेले थे। टाइगर वुड्स ने और मिया हैम्स इस संसार टाइगर वुडन और मिया हैम इस संसार के 2 सबसे ज़बरदस्त प्रतिस्पर्धी खिलाड़ी थे। वे जीतने से प्रेम करते हैं, लेकिन उनके लिए सबसे ज़्यादा मायने यह रखता है कि उन्होंने कितना प्रयास किया। भले ही वे जीत न पाए हो,
वे उस पर गर्व करते थे। मैकेनरो और बीन नहीं कर सकते थे। 1998 के मास्टर्स टूर्नामेंट के बाद वुड्स निराश थे कि वे पिछले साल की अपनी जीत को नहीं दोहरा पाए, लेकिन उन्हें शीर्ष 10 में आने की बात से खुशी मिली। इस सप्ताह मैंने अपना विश्लेषण किया। मुझे इस बात पर बहुत गर्व है कि मैं वहां तक पहुंच गया, या एक ब्रिटिश ओपन के बाद वहां जहां वे तीसरे स्थान पर थे। कई बार आपको एक स्कोर बनाने से भी ज़्यादा संतुष्टि मिलती है जब परिस्थितियां पूरी तरह आदर्श न हो, जब आप अपनी स्विंग के बारे में ज़्यादा अच्छा महसूस न कर रहे हो। टाइगर बेहद महत्वाकांक्षी इंसान है। वे सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं, सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ भी, लेकिन सर्वश्रेष्ठ में यह थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह हमें बताती है हर मैच या अभ्यास के बाद अगर आप मैदान छोड़ते समय यह जानते हो कि आपने अपने पास की हर चीज़ झोंक दी, तो आप हमेशा विजेता होंगे। देश उनकी टीम से प्रेम क्यों करता था? उन्होंने देखा कि हम जो करते हैं उसमें सचमुच प्रेम करते हैं, और यह कि हमने एक दूसरे की खातिर और हर मैच में अपने पास मौजूद हर चीज़ झोंक दी। निश्चित मानसिकता वाले लोगों के लिए सफलता का मतलब अपनी श्रेष्ठता स्थापित करना होता है, कुछ नहीं के बजाय सब कुछ बनना। एक समय था जब इसे स्वीकार करूँगा। एक समय था मैंने इसे स्वीकार करूँगा। मैकेनरो कहते हैं, जब मेरा सिर इतना बड़ा था कि यह दरवाजे से मुश्किल से निकल पाता था। प्रयास और व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ की चर्चा कहाँ है? वह नदारत है। कुछ लोग अभ्यास नहीं करना चाहते, वे बस प्रदर्शन करना चाहते हैं। बाकी लोग पहले 100 गुना अभ्यास करना चाहते हैं। मैं पहले वाले समूह में आता हूँ। याद रखें, निश्चित मानसिकता में प्रयास गर्व का कारण नहीं होता। उल्टे यहाँ प्रयास तो ऐसी चीज़ होती है जो आपकी प्रतिभा को संदिग्ध बना देती है। सफलता क्या है? निष्कर्ष दो। असफलता क्या है? निष्कर्ष दो। विकास की मानसिकता वाले लोगों को झटके प्रेरक लगे। वे जानकारी देते हैं, वे जगाने वाली घंटी। माइकल जॉर्डन ने सिर्फ एक बार आलस दिखाया था। यह वह साल था जब वे बेसबॉल में बाहर रहने के दौर के बाद वुल्स में लौटे थे और उन्होंने अपना सबक सीख लिया। वुल्स की टीम प्ले ऑफ में बाहर हो गई। आप कुछ समय तक छोड़ने के बाद यह नहीं सोच सकते कि आप वापस लौटकर खेल में दबदबा बना सकते हैं। आगे से मैं खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करूंगा। इससे ज़्यादा सच्चे शब्द कभी नहीं बोले गए। बुल्स ने अगले 3 साल तक NBA खिताब जीता। माइकल जॉर्डन ने अपनी असफलताओं को गले लगाया। वास्तव में नाइकी के विज्ञापन में वे कहते हैं, मैं 9000 से ज़्यादा शॉट चुका हूँ। मैंने लगभग 300 मैच हारे हैं। 26 बार मुझ पर मैच जीतने वाला शॉट लेने के लिए भरोसा किया गया और मैं चूक गया। आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर बार वे लौट कर गए और उस शॉट का 100 बार अभ्यास किया। जब कॉलेज बास्केटबॉल ने उनके सबसे प्रिय शॉट डंक को गैर कानूनी करार दिया, जिसके बाद में कानूनी माना गया, तो महान बास्केटबॉल खिलाड़ी करीम अब्दुल जवाहर ने इस तरह प्रक्रिया की कि कई ने सोचा कि इससे महानता तक की उनकी यात्रा थम जाएगी। इसके बजाय उन्होंने दूसरे शॉट
विकसित करने पर दुगनी मेहनत की। कांच के पार उनका बैंक शॉर्टकट, उनका स्काई हुक और उनका मुड़ने वाला जप्पर। उन्होंने विकास की मानसिकता कॉच वुड से ग्रहण की थी और उन्होंने इसका अच्छा इस्तेमाल किया। निश्चित मानसिकता में झटके आप पर ठप्पा लगा देते हैं। जॉन मैकेनरो कभी हारने के विचार को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इससे भी बुरी बात यह थी कि किसी मित्र या रिश्तेदार से हारने का विचार था। इससे वे कम खास बन जाते थे। मिसाल के तौर पर उन्होंने शिद्दत से उम्मीद की कि उनका सबसे अच्छा मित्र पीटर माउई फाइनल में हार गए। जब पीटर ने उन्हें एक पहले वाले राउंड में हरा दिया, वे इसे इतनी बुरी तरह चाहते थे कि वे मैच तक नहीं देख पाए। एक और बार उन्होंने शिकागो के फाइनल में अपने भाई पैट्रिक के खिलाफ खेला और खुद से कहा, ईश्वर, अगर मैं पैट्रिक से हार गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं रियर्स टावर से कूद जाऊंगा। यहाँ देखिए कि असफलता उन्हें किस तरह प्रेरित करती थी। 1979 में उन्होंने विडम्बन में मिक्स्ड डबल खेला। इसके बाद उन्होंने 20 साल तक दोबारा कभी मिक्स्ड डबल्स नहीं खेला। क्यों? क्योंकि वे और उनकी पार्टनर 3 सीधे शटों में हार गए थे। उनके अलावा मैकेनरो ने अपनी सर्विस में 2 बार चूक की थी, जबकि बाकी किसी ने एक बार भी चूक नहीं की थी। यह सबसे शर्मिंदगी की बात थी। मैंने कहा कि बस हो गया, मैं अब दोबारा कभी नहीं खेलूँगा, मैं इसे नहीं झेल सकता। 1981 में मैकेनरो ने एक सुंदर काला लेस पॉल गिटार खरीदा। उसी सप्ताह वे शिकागो में चेकरबोर्ड ब्राउन्स में बड़ी गाई को सुनाने गए। प्रशिक्षण लेने या अभ्यास करने के लिए प्रेरित महसूस करने के लिए बजाय मैकेनरो ने एक लौटकर गिटार के टुकड़े टुकड़े कर दिए। यहाँ देखिए कि असफलता एक और प्रतिभाशाली लड़के सर्जियो गार्सिया को किस तरह प्रेरित करती थी, जिसके साथ मानसिकता की समस्याएं थी। गार्सिया ने अपने बेहतरीन शॉट्स और अपने मनमोहक लड़कों जैसे व्यवहार से पूरे गोल्फ जगत में धूम मचा दी थी। वह छोटे टाइगर जैसा दिखता था, लेकिन जब उनका प्रदर्शन गोते खाने लगा तो उनका मनमोहक व्यवहार भी काफूर हो गया। उसने एक के बाद एक केड़ी को निकाला और होने वाली हर गड़बड़ी के लिए उन्हें दोष दिया। उनसे एक बार तो अपने जूते तक को दोष दिया। जब वह फिसलने की वजह से एक शॉट चूक गया, जूते को सजा देने के लिए उसने उसे उछाला और लात मारी। दुर्भाग्य से जूता एक अधिकारी को लगते लगते बचा। यह निश्चित मानसिकता में असफलता के शानदार इलाज है। सफलता की भागदौड़ थामना। निष्कर्ष 3। खेल में प्री मेड केमिस्ट्री में भी विकासवादी मानसिकता वाले लोगों ने उन प्रक्रियाओं की भागदौड़ थामी जो सफलता दिलाती है और इसे कायम रखती है। ऐसा क्यों है कि माइकल जॉर्डन की योग्यता उम्र के साथ घटती नज़र नहीं आती? उम्र के साथ स्टेमिना और फुर्ती में तो थोड़ी कमी आई है, लेकिन उनकी भरपाई करने के लिए उन्होंने अपनी कंडीशनिंग और अपने व्यूहों पर ज़्यादा कड़ी मेहनत की है, जैसे टर्न अराउंड, जंप शॉट और उनका मशहूर फॉल अवे जंपर। वे स्लैम डंकर के रूप में लीग में आए थे और वे खेल की शोभा बढ़ाने वाले सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में यहाँ से निकले। वुड ने भी
प्रक्रिया की भागदौड़ थामी। गोल्फ किसी स्वेच्छाचारी प्रेमिका जैसा होता है। जब आप सोचते हैं कि आपने उसे जीत लिया है तो वह आपको छोड़कर निश्चित रूप से चली जाएगी। मशहूर कोच बर्च हॉमन्स कहते हैं, जिन चीज़ों को अनुशासन से आदर्श बनाया जाता है उनसे गोल्फ स्विंग कोसों दूर है। सबसे विश्वसनीय स्विंग भी केवल तुलनात्मक रूप से ही दोहराया जा सकता है। वे हमेशा कार्य प्रगति पर होती है। इसलिए सबसे बड़ा गोल्फ स्टार भी केवल कुछ ही समय जीतता है, और वह भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं। जो वुडन के साथ भी उनके करियर के शिखर पर हुआ, और इसलिए प्रक्रिया की भागदौड़ थामना इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसे ध्यान में रखते हुए टाइगर के डैडी ने उन्हें सिखाया कि वे अपने ध्यान का प्रबंधन कैसे करें और अपनी रणनीति पर एकाग्र कैसे रहे। जब छोटे टाइगर स्विंग करने वाले होते थे तो उनके डैडी जोर की आवाज़ कर देते थे या चीज़ें फेंक देते थे। इससे उनका ध्यान एकाग्र होने में मदद मिली। क्या हम किसी और को जानते हैं जिसने इस प्रशिक्षण से लाभ हो सकता था? जब टाइगर 3 साल के थे तो उनके डैडी उन्हें दिशा प्रबंधन के बारे में सिखाने लगे। टाइगर जब गेंद को पेड़ों के एक बड़े जुरमुट के पीछे मारते थे तो उनके डैडी पूछते थे कि उनकी योजना क्या है। वुड्स के डैडी ने जो काम शुरू किया था, अपने खेल के सभी हिस्सों को नियंत्रित करके वुड्स ने उसे आगे बढ़ाया। वे लगातार इस बारे में प्रयोग करते रहे थे कि क्या कारगर था और क्या नहीं था, लेकिन उनकी एक दीर्घकालीन योजना भी थी जो उनका मार्गदर्शन करती थी। मैं अपने खेल को जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ, और मैं यह भी जानता हूँ कि वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है। माइकल जॉर्डन की तरह ही वुड ने भी अपनी प्रेरणा का प्रबंधन किया। उन्होंने अभ्यास को आनंद बनाकर ऐसा किया, मैं शॉट्स पर मेहनत करने से प्रेम करता हूँ, इस तरह और उस तरह उन्हें घुमाने में और खुद के सामने यह साबित करने में कि मैं उन्हें आदेश पर एक निश्चित शॉट मार सकता हूं। और उन्होंने वहां एक प्रतिद्वंदी के बारे में सोचकर ऐसा किया जो उन्हें चुनौती देगा। वह 12 साल का था, वह 12 साल का है। मुझे खुद को इतनी कड़ी मेहनत करने का कोई कारण देना होता है। वह वहाँ कहीं पर है। वह 12 साल का है। वुड्स ने गोल्फ साझेदार और मित्र मार्क ओमियोरा के पास एक विकल्प था। वुड्स जितने असाधारण खिलाड़ी के साथ खेलना आसान नहीं होता है। ओमियारा का विकल्प यह था, वे वुड्स के श्रेष्ठ खेल से जल भून सकते थे और खुद को कमतर समझ सकते थे, या फिर वे इससे सीख सकते थे। उन्होंने बाद वाला विकल्प चुना। ओमियारा उन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में से एक थे जो अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। अपने खेल की भागदौड़ थामने के विकल्प ने उनका कायाकल्प कर दिया। 21 साल की उम्र में वुड्स ने मास्टर्स टूर्नामेंट जीत लिया। उस रात वे अपने पुरस्कार को अपनी बाहों में लेकर सोए। मशहूर हैरी जैकेट। 1 साल बाद उन्होंने मार्क ओमियारा को हैरी जैकेट पहनाई। मैकेनरो से हम भागदौड़ थामने के बारे में बहुत कम सुनते हैं। जब वे शिखर पर थे तो हम इस बात का बहुत कम जिक्र सुनते हैं कि वे शिखर पर बने रहने के लिए अपने खेल पर मेहनत कर रहे थे। जब वे खराब प्रदर्शन कर रहे थे तो हमें बहुत कम आत्मचिंतन या विश्लेषण दिखाई या सुनाई देता है, सिवाय दोषारोपण के। मिसाल के तौर पर जब वे
1982 में अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए, तो हम सुनते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें हो गई जिन्होंने मुझे एक बार में कई सप्ताह तक अपने खेल से दूर रखा और मुझे इस भ्रमण में दबदबा बनाए रखने से रोक दिया। हमेशा बाहरी शक्तियों के शिकार उन्होंने भागदौड़ क्यों नहीं थामी और यह क्यों नहीं सीखा कि इन बाहरी शक्तियों के बावजूद अच्छा प्रदर्शन कैसे किया जाए। इसलिए क्योंकि यह निश्चित मानसिकता वाले लोगों का तरीका नहीं है। वास्तव में उन शक्तियों से जूझने या अपनी समस्याओं को दुरुस्त करने के बजाय वे हमें बताते हैं कि काश वे कोई टीम खेल लेते ताकि वे अपने दोषों को छुपा सकते। अगर आप अपने शिखर पर नहीं होते हैं तो किसी टीम में आप इसे ज़्यादा आसानी से छुपा सकते हैं। मैकेनरो भी स्वीकार करते हैं कि कोर्ट में उनका झक्की व्यवहार अक्सर सफलता को छिपाने के लिए किया जाता था और इससे परिस्थितियां और बिगड़ जाती थी। तो उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं। उन्होंने तो बस यह कामना की कि कोई दूसरा इसे उनकी खातिर कर दे। जब आप खुद को नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप कोई ऐसा व्यक्ति चाहते हैं जो इसे आपकी खातिर कर दे। यहीं पर मैं सचमुच किसी टीम का एक हिस्सा होने की कमी महसूस करता था। लोग मेरे साथ मेहनत करते, मुझे कोचिंग देते या तंत्र ने मुझे ज़्यादा छूट देने दी। मैं इसे दरअसल कम से कम पसंद करता था। वे तंत्र पर गुस्सा हो रहे थे। सुनो जॉन, यह आपका जीवन था। कभी जिम्मेदारी लेने के बारे में सोचा है? नहीं, क्योंकि निश्चित मानसिकता में आप अपनी योग्यताओं और अपनी प्रेरणाओं की भागदौड़ नहीं थामते हैं। आप यह भरोसा करते हैं कि आपकी प्रतिभा आपको उबार लेगी, और जब यह ऐसा नहीं करती है तो फिर आप क्यों और कर सकते थे? आप कार्य प्रगति पर नहीं है। आप तो एक पूर्ण प्रोडक्ट है और पूर्ण प्रोडक्ट को अपनी रक्षा करनी होती है, अफसोस और दोषारोपण करना होता है। वे हर चीज़ करने को तैयार रहते हैं, बस खुद की भागदौड़ थामने को तैयार नहीं होती। स्टार बनने का क्या मतलब होता है? क्या बाकी खिलाड़ियों की तुलना में स्टार खिलाड़ी की टीम के प्रति कम जिम्मेदारी होती है? क्या उनकी भूमिका बस यह है कि वे महान बने और मैच जीते, या सितारे की जिम्मेदारी बाकी से ज़्यादा होती है? माइकल जॉर्डन क्या सोचते हैं? जॉर्डन कहते हैं, हमारे समाज में कई बार सुपरस्टार बनने की कोशिश करने के बजाय एक भूमिका भरने के तालमेल बिठाना ज़्यादा मुश्किल होता है। सुपरस्टार की प्रतिभा मैच तो जीता सकती है, लेकिन चैंपियनशिप टीम वर्क से ही जीती जाती है। कोच जॉन वुडन दावा करते हैं कि सामरिक दृष्टि से वे औसत थे, तो फिर उन्होंने 10 वर्षीय चैंपियनशिप कैसे जीत ली? वे हमें बताते हैं कि इसका एक मुख्य कारण यह है कि वे टीम में भूमिकाएं निभाने के लिए आदर्श खिलाड़ी लाने में निपुण थे। मेरा मानना है, मिसाल के तौर पर, कि मैं करीम अब्दुल जवाहर को कॉलेज इतिहास का महानतम स्कोर बना सकता था। मैं पूरी टीम को उतनी इस योग्यता के आसपास विकसित करके ऐसा कर सकता था। लेकिन क्या हम 3 राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत पाते जब वे UCL में थे? कभी नहीं। निश्चित मानसिकता में खिलाड़ी अपनी प्रतिभा की पुष्टि चाहते हैं। इसका मतलब है कि टीम का सिर्फ सदस्य नहीं बल्कि सुपरस्टार बनना। लेकिन पेड्रो मार्टिनेज की तरह यह मानसिकता उन महत्वपूर्ण विजयों के खिलाफ काम करती है जिन्हें हम हासिल करना चाहते हैं। एक प्रभावी कहानी पैट्रिक
इवनिंग की है जो बास्केटबॉल चैंपियन बन सकते थे। जिस साल इवनिंग को चुना गया वर्ष का सबसे रोमांचक चयन, तो निक्स ने लॉटरी जीत ली और जब इवनिंग को उनकी टीम के लिए चुना गया तो वे खुश हो गए। अब उनके पास 2 दिग्गज थे, 7 फुट के इवनिंग और 7 फुट के बिल कार्टराइट, जो उनके ऊंचा स्कोर करने वाले सेंटर थे। उनके पास सब कुछ करने का समय था। उन्हें बस इस बात की ज़रूरत थी कि इवनिंग पावर फॉरवर्ड बने। इवनिंग इससे खुश नहीं थे। सेंटर सितारा स्थान होता है और शायद इविंग को यकीन नहीं था कि वे आउटसाइड शॉट मार सकते हैं जो पावर फॉरवर्ड को मारने होते हैं। क्या होता है अगर वे उस स्थान की खूबियाँ सीखने के लिए सचमुच अपनी जान लड़ा देते। यांकीज में आने के बाद एलेक्स रॉड्रेंज, जो तब बेसबॉल में सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप थे, थर्ड बेस पर खेलने के लिए तैयार हो गए थे। उन्हें खुद को दोबारा प्रशिक्षित करना पड़ा और कुछ समय तक वे पहले जैसे नहीं रह गए थे। इसके बजाय कार्टराइट को बुल्स में भेज दिया गया और इवनिंग की निक्स कभी कोई चैंपियनशिप नहीं जीत पाई। फिर फुटबॉल खिलाड़ी कीशॉन जॉनसन की कहानी है। वे भी बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे जो अपनी महानता को प्रमाणित करने के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। जब उनसे एक मैच में पूछा गया कि वे विरोधी टीम के स्टार खिलाड़ी की तुलना में कैसे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, आप एक फ्लैश लाइट की तुलना एक स्टार से करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्लैश लाइट बस कुछ ही समय तक चमकती है, स्टार हमेशा के लिए आसमान में रहता है। क्या वे टीम खिलाड़ी थे? मैं एक टीम खिलाड़ी हूँ, लेकिन इससे भी पहले मैं इंसान हूँ। मुझे फुटबॉल में नंबर 1 खिलाड़ी बनना है, नंबर 2 या नंबर 3 नहीं। अगर मैं नंबर 1 खिलाड़ी नहीं बनूँ तो मैं आपके लिए अच्छा नहीं हूँ। मैं सचमुच आपकी मदद नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब है? टीम खिलाड़ी की उनकी परिभाषा को देखते हुए जेट्स ने जॉनसन की अदला बदली कर दी और उसके बाद टैम्पो में बुकार्नियस ने उन्हें निष्क्रिय कर दिया। मैंने एक रोचक बात देखी। जब मैच के बाद कुछ स्टार खिलाड़ियों का इंटरव्यू लिया जाता है तो वे मैं नहीं कहते, हम कहते हैं। वे टीम का हिस्सा है और वे खुद के बारे में इसी तरह सोचते हैं। जब बाकी खिलाड़ियों का इंटरव्यू लिया जाता है तो वे कहते हैं कि मैं और वे अपनी टीम के साथियों का जिक्र इस तरह करते हैं मानो वे उनसे अलग हो। ऐसे लोग जिन्हें उनकी महानता का जश्न मनाने का सौभाग्य मिला है। हर खेल टीम खेल होता है। देखिए, लगभग हर खेल टीम खेल होता है। कोई भी अकेला कामयाब नहीं होता। व्यक्तिगत खेलों में भी, जैसे टेनिस या गोल्फ, महान खिलाड़ियों की एक टीम होती है। कोच, प्रशिक्षण, केडी, मैनेजर, मार्गदर्शक। यह बात मुझे सचमुच तब समझ आई जब मैंने डियाना न्यॉट के बारे में पढ़ा। वह महिला जो ओपन वाटर तैराकी में विश्व कीर्तिमान बना चुकी है। तैराकी से ज़्यादा एकाकी खेल भला कौन सा हो सकता है? ठीक है, शायद आपको अपने पीछे आने के लिए एक छोटी नाव की ज़रूरत पड़ती है जो यह मुश्किल तय करती है कि आप ठीक ठाक हैं।
जब न्यड़ ने अपनी योजना बनाई तो ओपन वाटर तैराकी का रिकॉर्ड महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए 60 मील का था। वे 100 मील तैरना चाहती थी। महीनों तक कठोर प्रशिक्षण लेने के बाद वे तैयार थी। उनके साथ मार्गदर्शकों की एक टीम गई हवा तथा प्रवाह को नापने और बाधाओं को देखने के लिए, गोताखोर शार्क मछलियां पर निगाह रखने के लिए, नासा विशेषज्ञ पोषण और सहनशक्ति पर मार्गदर्शन देने के लिए। उन्हें प्रति घंटे 1100 कैलोरी की ज़रूरत थी और इस यात्रा में उनको 29 पाउंड वजन कम हुआ और प्रशिक्षण जो उन्हें काबू में न आने वाली कैपी वोमन दृष्टिभ्रम और हताशा में समझाते रहते थे। उनका नया रिकॉर्ड 102.5 मील था। रिकॉर्ड बुक में सिर्फ उसका नाम दर्ज है, लेकिन यह काम करने के लिए उन्होंने 51 दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ी थी। मानसिकताओं को सुनना। आप पहले से ही युवा खिलाड़ियों में मानसिकताओं को सुन सकते हैं, बस आपको सुनने की कोशिश करनी होती है। यह 2004 की बात है। आइसिक टिलिस कॉलेज की बास्केटबॉल स्टार है। यह 6 फुट 5 इंच की फॉरवर्ड जो ड्यूक यूनिवर्सिटी महिला बास्केटबॉल टीम में है। उनसे अपने पिता जेम्स क्विक टिलिस का चित्र प्रेरणा के लिए अपने लॉकर पर लगा रखा है, लेकिन यह चित्र कोई श्रद्धांजलि नहीं है। खेल लेखिका विव बर्नस्टाइल कहती है, यह तो उस सब की स्मृति है जो टिलिस कभी नहीं बनना चाहती। क्विक लिटिस 1980 के दशक में दावेदार थे। 1981 में उन्होंने विश्व हैवीवेट खिताब के लिए बॉक्सिंग की थी। 1985 में वे द कलर पर्पल में बॉक्सर के रूप में आए थे और 1986 में वे माइकल टायसन के साथ दूर तक उस राउंड तक जाने वाले पहले बॉक्सर बने थे, लेकिन वे कभी शिखर तक नहीं पहुंच पाए। अंतिम वर्ष की विद्यार्थी आइसिस टिलिस कहती है, यह राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने का साल है। मैं बस ऐसा महसूस करती हूँ जैसे मैं असफल हो जाऊँगी। मैं यह महसूस करूँगी कि मैं पीछे लुढ़क रही हूँ और अंत में मेरा हाल भी मेरे टेडी जैसा होने वाला है। कुछ नहीं और कोई नहीं। ओह, यह कुछ नहीं होने का रोग है। अगर मैं जीतती हूँ तो कुछ बन जाऊँगी, अगर मैं हार जाती हूँ तो मैं कुछ नहीं बन जाऊँगी। टिलिस का अपने पिता के प्रति गुस्सा शायद जायज़ हो सकता है। उन्होंने बचपन में उसे छोड़ दिया था, लेकिन यह सोच उसकी राह में आड़े आ रही थी। शायद किसी भी कॉलेज की किसी दूसरी खिलाड़ी के पास आकर योग्यता, फुर्ती और दृष्टि का ऐसा तालमेल नहीं है। बर्नस्टाइल कहती है, लेकिन बहुत कम लोग टिलिस को देश की 2 शीर्ष खिलाड़ियों के आगे रखेंगे। कनेक्टिकट की डायना टॉरिस और ड्यूक की एलेना बियर्ड। टिलिस का प्रदर्शन अक्सर उनकी योग्यता के अनुरूप नहीं होता है। वे कुंठित है कि लोगों की उनसे ऊंची अपेक्षा है और वे चाहते हैं कि वे
बेहतर खेलेंगे। मुझे ऐसा महसूस होता है मानो मुझे बाहर निकलना है और ट्रिपल डबल स्कोर करना है। स्कोर, रिबाउंड और सहयोग के बिंदुओं में 2 अंक। गेंद को सिर के ऊपर 360 डिग्री तक डंक करना है। अपने पैरों को हवा में लाए, हवा में पूरी तरह घूमें और गेंद को बास्केटबॉल में डाल दे। और तब शायद लोग कहेंगे कि ओह, वह इतनी बुरी नहीं है। मैं नहीं सोचती कि लोग उनसे असंभव कारनामों की उम्मीद कर रहे हैं। मैं सोचती हूँ कि वे बस इतना चाहते हैं कि वे अपनी अद्भुत प्रतिभा का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करें। मैं सोचती हूँ कि वे यह चाहते हैं कि टिलिस को अपने लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए जिन योग्यताओं की ज़रूरत है वे उन्हें विकसित करें। कुछ नहीं या कोई नहीं होने की चिंता वह मानसिकता नहीं है जो चैंपियनों को प्रेरित करती है या प्रेरित बनाए रखती है। हालांकि यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन टिलिस को इस तथ्य की प्रशंसा करनी चाहिए कि उसके पिता ने नाकामयाबी पर झल्लाने के बजाय कोशिश की। जो लोग कुछ बनते हैं वे जीत या हार से तय नहीं होते। ये लोग तो वे होते हैं जो अपने पूरे दिल से इसकी कोशिश करते हैं। अगर आप अपनी समूची प्रतिभा से कोशिश करें, आइसिस टिलिस सिर्फ मैचों में ही नहीं बल्कि अभ्यासों में भी, तो आप कुछ बन जाएंगे। यहाँ एक और मानसिकता देखें। यह 6 फुट 3 इंच की कैंडेस पार्कर की है, तो यह शिकागो के निकट नेपरविल सेंटर हाई में 17 साल की सीनियर विद्यार्थी थी, जो लेडी वॉक्स और उनके महान कोच पेंट स्मिथ की तरह से खेलने के लिए टेनिसी जा रही थी। कैंडेस के पिता आइसिस से बहुत अलग है, जिन्होंने उन्हें एक अलग सबक सिखाया। मगर आप किसी चीज़ में कड़ी मेहनत करते हैं तो आपको उसका फल मिलता है जो आपने बोया है। कई साल पहले जब वे उसकी टीम के कोच थे तो एक टूर्नामेंट मैच के दौरान वे उस पर गुस्सा हो गई। वह रिबाउंड नहीं ले रही थी, तो वह बास्केट के करीब आकर अपनी ऊंचाई का इस्तेमाल करने के बजाय बाहर से आलसी शॉट्स ले रही थी, और वह रक्षा में भी ज़्यादा मेहनत नहीं कर रही थी। अब बाहर जाओ और ज़्यादा कड़ी मेहनत करो। फिर क्या हुआ? कैडेस बाहर गई और उन्होंने दूसरे हाफ में 20 पॉइंट बनाए तथा इस रिबाउंड लिए। उसने सामने वाली टीम को नाको चने चबाया। पिताजी ने मेरे अंदर की आग को प्रज्वलित कर दिया और मैं जानती थी कि उनकी बात सही थी। कैडेस अब अपने खुद के भीतर वह आग प्रज्वलित कर लेती है। स्टार बनने से संतुष्ट होने के बजाय वे सारे समय बेहतर बनने की तलाश करती है। जब वे घुटने के ऑपरेशन से लौटी तो वे जानती थी कि उन्हें मेहनत करने की ज़रूरत है, उनकी टाइमिंग, भावनाएं और हवा। जब उनका 3 पॉइंट का शॉट खराब हो गया तो उन्होंने अपने पिता को प्रशिक्षण देने के लिए जिम बुलाया। वे कहती है, चाहे यह बास्केटबॉल में हो या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। केवल कुछ सप्ताह बाद ही मानसिकता वाली भविष्यवाणी सच हो गई। 2 चीज़ें हुई। एक तो दुखद, टीलीसी की टीम चैंपियनशिप से बाहर हो गई। दूसरी यह कि कैडेस पार्कर बास्केटबॉल डकिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली महिला बनी, 5 पुरुषों के खिलाफ। चैंपियन का चरित्र, हृदय, मानसिकता यही है जो महान खिलाड़ियों को बनाता है, और यही है जो आपको विकासवादी मानसिकता से
मिलाता है, जो स्व विकास, स्व प्रेरणा और जिम्मेदारी पर ध्यान केंद्रित करती है। हालांकि सबसे अच्छे खिलाड़ी बेहद प्रतिस्पर्धी होते हैं और सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं, लेकिन महानतम निश्चित मानसिकता के अहंग से नहीं मिलती है, जिसमें कुछ होने कुछ नहीं होने का रोग हो सकता है कि निश्चित मानसिकता वाले कई खिलाड़ी नैसर्गिक प्रतिभा के धनी हो, लेकिन आप जानते हैं कि जैसा जॉन वुडन कहते हैं, हमें उनमें से ज़्यादातर नहीं रहते। अपनी मानसिकता का विकास करें। अपनी मानसिकता का विकास करें। क्या कोई खेल है जिसमें आपने हमेशा यह माना था कि आप खराब है? देखिए, शायद आप है, लेकिन शायद आप नहीं है। यह एक ऐसी चीज़ है जिसे आप अब तक नहीं जान सकते जब तक कि आप बहुत कोशिश न कर ले। विश्व के कुछ सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी शुरुआत में इतने अच्छे खिलाड़ी नहीं थे। अगर आप में किसी खेल के प्रति जोश है तो मेहनत के बीज बो दे और फिर देखें। कई बार असाधारण प्रतिभा होना अभिशाप होता है। ये खिलाड़ी निश्चित मानसिकता में बने रहते हैं और विपत्ति से अच्छी तरह नहीं जूझ पाते। क्या कोई ऐसा खेल है जो आपके लिए तब तक आसान होता है जब तक कि आपके सामने दीवार नहीं आ जाती? विकासवादी मानसिकता को आजमाएं और दोबारा कोशिश करें। 3. चरित्र खेल जगत में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है और यह विकासवादी मानसिकता से उत्पन्न होता है। उन अवधियों के बारे में सोचें जब आपको मुश्किल मैचों में गहराई तक पहुंचने की ज़रूरत पड़ी हो। इस अध्याय में बताए विकासवादी मानसिकता वाले चैंपियनों के बारे में सोचें और विचार करें कि वे यह कैसे करते हैं। आप मुश्किल समय में विकासवादी मानसिकता में रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप अगली बार क्या कर सकते हैं। 5. विकासवादी मानसिकता वाले खिलाड़ियों के लिए सफलता का मतलब सिर्फ जीतना नहीं होता, यह तो सीखना और बेहतर बनना भी होता है। आप यह जितना ज़्यादा कर सके, खेल आपके लिए उतना ही ज़्यादा पुरस्कारक बन जाएगा और आपकी टीम में खेलने वाले लोगों के लिए भी।